सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के जनरल वीडियो में। आज का जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे भारत के वास्तविक कार्यपालिका, जो कि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर वर्तमान समय तक कौन कौन भारत का प्रधानमंत्री कितने समय के लिए रहा है। इसके अलावा हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए योग्यता क्या है, कौन व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है और प्रधानमंत्री को उस पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का जनरल वीडियो, भारत की वास्तविक कार्यपालिका। चलिए अब हम देखते हैं कि भारत की आज़ादी से लेकर अब तक भारत का प्रधानमंत्री कौन कौन और कितने समय के लिए रहा। देखिए, सबसे पहले पंडित नेहरू जी का जो कार्यकाल है अगस्त 15, 1947 से लेकर मई 27, 1964 तक का रहा है। पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा जी कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। उनका जो कार्यकाल है वो मई 27 से लेकर जून 9, 1964 तक के लिए रहा है। गुलजारी लाल नंदा जी के बाद जो भारत के प्रधानमंत्री बने वो हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी का जो कार्यकाल है वो रहा है जून 9, 1964 से लेकर जनवरी 11, 1966 तक। 1966 को शास्त्री जी की ताशकंद नामक स्थान पर मृत्यु हो गई। उसके बाद गुलजारी लाल नंदा जी फिर से भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने जनवरी 11 से लेकर जनवरी 24, 1966 तक। गुलजारी लाल नंदा जी के बाद फिर से चुनाव हुए और उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। उनका कार्यकाल था जनवरी 24, 1966 से लेकर मार्च 24, 1970 तक। इंदिरा जी के बाद मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने और उनका कार्यकाल था मार्च 24, 1970 से लेकर जुलाई 28, 1979 तक। मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री बने और इनका कार्यकाल था जुलाई 28, 1979 से लेकर जनवरी 14, 1990 तक के लिए 80 तक की। 1980 में फिर से चुनाव हुए और श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा भारत की प्रधानमंत्री बनी और उनका कार्यकाल क्या था, देखिए, जनवरी 14, 1980 से लेकर अक्टूबर 31, 1984। इंदिरा जी के बाद इंदिरा जी की उनके अंगरक्षक स्वर्ण सिंह द्वारा हत्या कर दी गई, तो उसके बाद राजीव जी भारत के प्रधानमंत्री बने। राजीव जी का कार्यकाल अक्टूबर 31, 1984 से लेकर दिसंबर 2, 1989 तक रहा। राजीव जी की भी हत्या कर दी गई। राजीव जी के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। इन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। दिसंबर 2, 1989 से लेकर नवंबर 10, 1990 तक वीपी सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री रहे। वीपी सिंह के बाद चंद्रशेखर जी का जो कार्यकाल है नवंबर 10, 1990 से लेकर जून 21, 1991 तक का रहा। उसके बाद कांग्रेस के पीवी नरसिम्हा राव जी भारत के प्रधानमंत्री बने और उनका कार्यकाल था जून 21, 1991 से लेकर मई 16, 1996 तक।
नरसिम्हा राव जी के बाद श्री अटल बिहारी जी भारत के प्रधानमंत्री बने और जो उनका कार्यकाल था वो था मई 16 से लेकर जून 1 1996 तक। केवल 17 दिनों के लिए भारत के वो प्रधानमंत्री बने। उनके बाद HD देवेगौड़ा जी जून 1 1996 से लेकर अप्रैल 21 1997 तक। देखिए यहाँ तक जितनी भी सरकारें आई, सिर्फ एक कांग्रेस की सरकार थी जो कि स्थिर जिसने शासन किया। उसके अलावा आप जितने भी देखेंगे कुछ ही समय देश के प्रधानमंत्री रहे। जैसे आप चरण सिंह जी को देख लें, मोरारजी देसाई को देख लें, VP सिंह, चंद्रशेखर जी, अटल बिहारी जी, HD देवेगौड़ा जी, इंद्र कुमार गुजराल जी। लेकिन 98 में बीजेपी ने एक स्थिर गवर्नमेंट दी। अटल बिहारी वाजपेयी जी मार्च 1998 से लेकर मई 22 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए। उसके बाद श्री मनमोहन सिंह 2 कार्यकाल लगातार, मतलब 2 बार लगातार भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे। मई 22 2004 से लेकर मई 26 2014, 10 साल और 4 दिन भारत के प्रधानमंत्री। उसके बाद जैसा कि आप सब जानते हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी मई 26 2014 से अब तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री है उसका पद संविधान में क्या मायने रखता है। देखिए भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। प्रधानमंत्री ही संघ कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अनुच्छेद 74 के अनुसार प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रधान होता है, मतलब जितने भी मंत्री हैं उन सब का वो प्रधान होगा। वह राष्ट्रपति के कार्यों को संचालित करवाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रपति अपने विवेक से प्रधानमंत्री की नियुक्ति नहीं कर सकता। मान लीजिए राष्ट्रपति को ये लगता है कि कोई व्यक्ति वो अधिक अच्छा है, ईमानदार है, लेकिन अपने विवेक से वो ऐसी नियुक्ति नहीं कर सकता। केवल वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। देखिए जो राष्ट्रपति है हमारे भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का शासक है, जबकि जो देश को वास्तविक रूप से चलाता है वो है प्रधानमंत्री। जब तक कार्यरत मंत्री परिषद के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसके अलावा नहीं तो वो अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद ही जब आम चुनाव होंगे तभी उनका कार्यकाल समाप्त होगा, अन्यथा नहीं। अब हम देख लेते हैं कि कोई व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री पद के लिए खड़ा होना चाहता है तो उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। सबसे पहली वो भारत का नागरिक हो, भारत की मतदाता सूची में उसका नाम हो, प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक का सदस्य हो। अगर ऐसा नहीं होता तो 6 महीने के अंदर उसे दोनों सदनों में से किसी एक की सदस्यता लेना अनिवार्य है, अन्यथा उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। प्रधानमंत्री के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री का चयन और नियुक्ति कैसे की जाती है। देखिए भारत में संसदीय शासन प्रणाली और हमारे यहाँ 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जो लोकसभा है उसी के चुनावों के आधार पर प्रधानमंत्री बनते हैं। देखिए हम मान लेते हैं कि कुल 100 सीटें हैं लोकसभा में हमारे यहाँ, और हम ये मान लेते हैं 3 राजनीतिक दल हैं। एक को हम मान लेते हैं 45 सीटें मिली, दूसरे दल को 40 मिली, जो अन्य हैं मतलब जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उन्हें 15 मिली।
अब देखिए, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, एक कंडीशन ये है। तो अब क्या करेगा, इन दोनों को ही अगर मान लीजिए सरकार बनानी है तो इन्हें निर्दलीय उम्मीदवारों से समर्थन लेना, या तो ये दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे या फिर जिसे जो दूसरी पार्टी थी, देखिए हमने क्या कहा था, 45, 40 और 15, या फिर ये उनसे समर्थन लेके 10 लोगों का, तब भी सरकार बना सकते हैं। मान लीजिए इसने गठबंधन कर लिया इनके साथ, तो ये सरकार बनाने का पार्टी ए, ये पार्टी बी और ये निर्दलीय सी, तो जो दल ए है वो सरकार बनाने का दावा पेश करेगा राष्ट्रपति के सामने। राष्ट्रपति इनके बहुमत को देखते हुए इन 55 लोगों में से जिसे भी एक को ये नेता चुनकर ले जाएंगे। ठीक है जी, मान लीजिए समय नरेंद्र मोदी जी, हमने कहा इन्होंने मोदी जी को अपना नेता चुन के उन्हें ले गए राष्ट्रपति के सामने, तो राष्ट्रपति उससे प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवाएगा। तो ये प्रक्रिया है कि लोकसभा चुनाव होने के बाद जो नतीजे आए उसके आधार पर जिस दल को बहुमत मिलेगा वो सरकार बनाने का दावा पेश करेगी और अपने में से एक व्यक्ति को चुनकर उसे प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में प्रस्तुत करेंगे। अब देखिए इसका चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया हम दोबारा देख लेते हैं। भारत में जितने भी लोग हैं जो 18 वर्ष से ऊपर हैं, वो लोकसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग करते हैं। जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित किया जाता है और उसे शपथ दिलाई जाती है, और कुछ समय बाद उसे लोकसभा में अपना विश्वास मत प्राप्त करना होता है। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो उस व्यक्ति की नियुक्ति है जो रद्द हो जाती है। चलिए कुछ और चीज़ें जानते हैं भारतीय प्रधानमंत्री के बारे में। भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री का पद भारतीय संघ के शासक प्रमुख का पद है। जो वास्तविक काम करता है वो भारत का प्रधानमंत्री करता है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के मंत्री परिषद का प्रमुख और राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार है, कि राष्ट्रपति अगर कोई भी सलाह मांगे तो उसे वो देनी पड़ेगी। वह भारत सरकार के कार्यपालिका का प्रमुख होता है और सरकार के कार्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेही होता है प्रधानमंत्री। भारत की संसदीय राजनीतिक प्रणाली में राष्ट्र प्रमुख और शासन प्रमुख दोनों के पद अलग अलग रखे गए हैं। मतलब राष्ट्रपति का पद अलग है, प्रधानमंत्री का पद अलग है। चलिए आगे देखते हैं। बहुमतधारी दल का नेता प्रधानमंत्री हो सकता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने पर होती है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है कि इस पद के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, क्योंकि अभी हमने देखा उन्होंने 10 लोगों से गठबंधन लेकर सरकार बनाई थी। मान लीजिए ये लोग अपना समर्थन वापस ले लेते हैं तो इनके पास कितनी सीटें हो गई, 45। तो बहुमत नहीं हुआ, टोटल सीटें 100। बहुमत नहीं है ना, बहुमत के लिए हमें कितनी चाहिए, 51। तो जब वो अपना समर्थन वापस ले लेते हैं तो इसके पास 45 सीटें, तो उसी समय सरकार गिर जाएगी। तो इसलिए कहा जाता है कि इस पद पर किसी प्रकार की समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। एक व्यक्ति केवल तब तक पद पर रह सकता है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। जैसे ही बहुमत समाप्त और वो अपने आप ही सरकार गिर जाएगी। चलिए अब आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।